हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को राइट टू लिबर्टी पढ़ा रही हूँ। उसमें आर्टिकल 20 तक आपका कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट जो वीडियो आपका आ रहा है, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल 21। इसमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसको पहले जान लेते हैं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो हम आपको बता दें कि आप हमारे यहाँ जो जीवन की स्वतंत्रता है, इसको बहुत ही जो जीवन है हमारा, आपने सुना भी होगा, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो उस ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन मिला है बार बार मिलेगा, उसको बड़ा सहेज के रखना पड़ता है। और इसके लिए हमारा संविधान भी हमें ये स्वतंत्रता देता है कि आपके जो जीवन है उसको किसी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही आपका जीवन, जैसे कोई आपने अपराध किया है तो हमारे यहाँ मृत्युदंड का भी प्रावधान है, आजीवन कारावास का तो प्रावधान है ही, पर मृत्युदंड भी है हमारे यहाँ। तो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन से, उसके प्राणों से, उसकी स्वतंत्रता से वंचित तभी किया जा सकता है जब किसी विधि का उसको उल्लंघन किया गया हो, या विधि के द्वारा स्थापित कानून की प्रक्रिया जो कहती है उसके अनुसार, अन्यथा कोई भी उसको नहीं कर सकता। आपको बताएं कि ये जो अधिकार है आर्टिकल 20 और 21, इनमें जो अधिकार प्राप्त हैं वो आपको आपातकालीन स्थिति में भी 359 जो आप अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं, फंडामेंटल राइट पर, जिस आर्टिकल से 359 के तहत लगता है, उसके तहत नहीं लगाया जा सकता। क्यों? अच्छा, दो प्रकार से इस पे जो प्रतिबंध है या जो हमारी प्रक्रिया है इसके लिए वो निर्धारित की गई। एक तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून जो कहता है वही किया जाए, ठीक है ना। और विधि की उचित प्रक्रिया, कानून जो कहता है वो तो ठीक है, पर समकालीन परिस्थितियों में, तत्कालीन परिस्थितियों में क्या यह प्राकृतिक न्याय, क्या ये मानवाधिकार न्याय के अनुकूल है ये प्रक्रिया, इस बात को भी देखते हैं, तब ये विधि की उचित प्रक्रिया होती है। इसमें बहुत ये जो विधि की उचित प्रक्रिया वाला कंसेप्ट जब से जुड़ गया है हमारे यहाँ, तब से हमने ये पाया कि जो आर्टिकल 21 है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, उसमें उसका बहुत विस्तार हो गया है। अच्छा, इसके विस्तार होने से और विधि की उचित प्रक्रिया, इससे जो सुप्रीम कोर्ट है या हमारे जो न्याय व्यवस्था है हमारी, उसमें बहुत बड़ी ताकत मिली उसको। एक वाद था जिसमें उसने बहुत विस्तृत कर दिया इसको, और जो कई प्रकार से हमारे यहाँ रिट दायर की गई, और उनमें ये कहा गया कि जो विधि की उचित प्रक्रिया के माध्यम से जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कही जाती है, इसमें कई ऐसे वाद हमारे सामने आए हैं जिन पर चर्चा किया जाना जरूरी है। एक बात मिलता है, एक ही गोपालन की स्वतंत्रता के समय जो सीपीआई के नेता थे मद्रास स्टेट के, उन्हें लोक व्यवस्था व सशस्त्र विद्रोह भड़काने के शक के चलते निवारक निरोध अधिनियम 1950 अनुच्छेद 22 जो हम आगे पढ़ेंगे उसके तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गोपाल ने प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के तहत मुकदमा कर दिया, क्योंकि आपको पता है फंडामेंटल राइट के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, उसने कहा कि जो निवारक निरोध अधिनियम को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सही कहकर छोड़ने से मना कर दिया, है ना। तो वही प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मनमानी कार्यपालिकाओं के खिलाफ है। ये कहा गया उस बाद में, या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता हमें मिली हुई है वो किसके खिलाफ मिली, कार्यपालिका के खिलाफ मिली है, क्योंकि ये व्यवस्थापिका के खिलाफ नहीं मिली। दरअसल ऐसा था
कि जो कानून बने हैं उसकी निष्ठा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में निष्ठा दिखाई। ठीक है ना। अब आगे एक बात मिला, मेनका गांधी वाद 1978 में। जनता पार्टी सरकार ने विदेश जाने से रोकने के लिए मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया, है ना। मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने कहा कि हमारा ये पासपोर्ट क्यों जब्त कर लिया जबकि हम विदेश यात्रा करना चाहते हैं, ये तो हमारे संचरण की आबाद स्वतंत्रता का हनन हो रहा है ना। तो इस प्रकार विधि की सुप्रीम कोर्ट ये कहता है उस समय कि विधि की स्थापित प्रक्रिया को न्यायपूर्ण, उचित व युक्तियुक्त होना चाहिए। जो विधि की स्थापित प्रक्रिया है उसको कैसा होना चाहिए, तत्कालीन परिस्थितियों में न्यायपूर्ण, उचित और युक्तियुक्त होना चाहिए। ठीक है ना। तो जो ये वाद था उसने जो पहले A.K. गोपालन वाला वाद था उसको, उस निर्णय को उलट दिया था। ठीक है ना। ऐसे आप जो पढ़ रहे हो या मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उसमें जो विधि की प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया और विधि की स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना। अब उचित जो होगा उसमें तो आप ये देख लोगे कि ये न्यायपूर्ण है, उचित है, युक्त है कि नहीं है ना। अब विधि की स्थापित प्रक्रिया, विधि ने जो कानून बना है वो चला आ रहा है, उसी को मानना पड़ेगा आपको। लेकिन जब उचित प्रक्रिया की बात आती है तो हम क्या करते हैं, उसको तत्कालीन परिस्थितियों में उसको प्राकृतिक न्याय से जोड़कर, उसको मानवाधिकार न्याय से जोड़कर देखते हैं और हम एक व्यक्तित्व, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मानव को जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर अब कानून बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। न्यायालय उन सब को ध्यान में रखता है। या जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, कानून हैं, जो व्यक्ति और कानून के बीच जो प्राकृतिक न्याय है उसको ध्यान में, मानवाधिकार जो न्याय है, मानवाधिकार का जो कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखकर निर्णय दिए जाते हैं। तो ऐसे करके ये जो आर्टिकल बना ये बहुत विस्तृत हो गया, है ना। आशा है कि आप लोग ये जो और बहुत सारे बात दिए हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इनमें 3-4 बात आपको ऐसे याद कर लेना है। जैसे मेनका गांधी 1978, सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेनका गांधी बाद 1978, विदेश जाने का अधिकार, संरक्षण की स्वतंत्रता, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। ठीक है ना। मोहिनी जैन बाद 1992, शिक्षा पाने का अधिकार सबका है। मुरली देवड़ा बाद, धूम्रपान निषेध सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप धूम्रपान करेंगे तो एक से दूसरे व्यक्ति को, जो कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उससे दूसरे व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ सकता है, उसको प्रदूषण हो सकता है। ठीक है ना। तो ये बहुत सारे बात हैं, इनमें हुसैन आरा खातून बात बहुत फेमस है। लेकिन आप सबको ये देखना है कि आपको ये बात रटने नहीं है, आपको ये बात रटने नहीं है। हमें ये जो विधि की उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इनको उदाहरण के तहत समझना है ना। इनको देखना है कि ये कहना क्या चाह रहा है, बस ये नहीं कि आपको सारे रट लेने हैं। ठीक है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि आप रट लें, पर आप लोग समझ लें कि ये क्या है। जहाँ उचित प्रक्रिया जुड़ती है वहाँ ये प्राकृतिक न्याय, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों से जुड़कर विस्तृत हो जाता है, और विधि की स्थापित प्रक्रिया उचित प्रक्रिया से सीमित है। ठीक है ना। तो ये जो पहले हमारे यहाँ जो A.K. गोपालन में बाद में जो व्यवस्था दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उससे थोड़ा सा और आगे इस बाद ने बहुत सारी जो हमारा जो आर्टिकल 21 है उसको बहुत विस्तृत कर दिया है, और इसमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं छिप गई, है ना। और इनकी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा करती हूँ मैं आपको। अच्छा, एक चीज़ और है कि आर्टिकल 21 का, इसमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया, राइट टू एजुकेशन। अब ये जो बात था, ये जो आर्टिकल बाद में जोड़ा गया,
ये कब जोड़ा गया? 92 में जोड़ा गया और 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। इसके तहत क्या हुआ कि इसने 3 अनुच्छेदों को बदला। संशोधन के द्वारा इसने मौलिक अधिकारों को भी बदला, नीति निर्देशक तत्व को भी बदला और मूल कर्तव्य को भी बदला। क्योंकि मौलिक अधिकार में 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ठीक है ना। इसे लागू करने हेतु संसद ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया, जो अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि ये तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हुआ। अब लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में साथ ही साथ पढ़ लेते हैं। हम आपको नीति निर्देशक तत्व पढ़ा चुके हैं, मूल कर्तव्य आपको पढ़ा चुके हैं, मीनिंग आप सभी को पता है इनकी, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें क्या संशोधन हुआ। जब यहाँ चर्चा चली तो यही बता देना उचित है, नहीं तो हम तब उस समय आपको केवल उल्लेख कर देंगे, हम यहाँ बताए दे रहे हैं। तो अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया। इसके तहत नीति निर्देशक तत्व 2002 से पूर्व राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगा। 2002 के बाद यह कार्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु करेगा। ठीक है ना, नीति निर्देशक तत्वों में ये डालना जरूरी था कि जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु करेगा, या जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। ये आप लोग पढ़ लेंगे कि नीति निर्देशक तत्व में क्या जोड़ दिया गया है। ये हमारे यहाँ परिवर्तन किया गया था, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा संबंधी भी इसको नीति निर्देशक तत्व बनाया गया कि सरकार इस पे काम करेगी। ठीक है ना। मूल कर्तव्य में जोड़ा गया कि 51 का 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अब तक 10 थे, और माता पिता से अपेक्षा की गई कि आप अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाने के कर्तव्य का पालन करें अपना। ठीक है ना, ये माता पिता का 11वां कर्तव्य है भारतीय संविधान के अनुसार कि वे अपने बच्चों, जो माता पिता अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं ही। ठीक है ना। अब हम आपको आर्टिकल आपका एक बचा है इसमें 22, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। छोटा ही होगा वो, लेकिन अभी हम इसको ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा हो रहा है। ठीक है ना। थैंक यू।